नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हल्ला बोल का ये स्पेशल एपिसोड आज आप सूरत से देख रहे हैं। मेरे पीछे जो केबल ब्रिज आप देख रहे हैं, दीनदयाल, जी हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इस ब्रिज का नाम रखा गया है। तापी नदी के दो किनारों पर ये पूरा सूरत शहर है। डायमंड नगरी के तौर पर इसे जाना जाता है। जबरदस्त सियासी घमासान यहाँ पर छिड़ा हुआ है, जैसा पूरे गुजरात में है इस वक्त। तो अब आइए उस मुद्दे पर आपको बताते हैं जिस पर आज हम हल्ला बोल में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे पिच में और चुनावी प्रचार में अब आतंकवाद के मुद्दे को खुलकर ले आई है। इसी सूरत में बीते दिन लगभग 30 से 35 किलोमीटर का रोड शो हुआ प्रधानमंत्री का, और उसके बाद उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। मेरे एक तरफ आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1989 में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में 149 सीट्स का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। क्या बीजेपी उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? प्रधानमंत्री अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री दनादन रैलियां, 4-4 रैलियां रोजाना अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। इसीलिए ये सवाल कि पीएम अब पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन मुद्दा जो आतंकवाद का उठ रहा है, मुद्दा जो बाटला हाउस एनकाउंटर का उठ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी को सीधा कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आतंकियों को सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स को तुष्टीकरण की वजह से आतंकियों को छुड़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी काम करती थी। यही नहीं, इससे पहले भी उन्होंने आंसुओं का जिक्र इसी सूरत में किया है कि आतंकियों के लिए जो पार्टी आंसू बहाती है उस पार्टी को आप मत चुनिएगा। दूसरी तरफ उनका जाहिर है जिक्र बाटला हाउस एनकाउंटर पर था। दूसरी तरफ वो छोटी पार्टियां आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लेते, लेकिन बार बार कहते हैं कि ये वही पार्टियां हैं जो आतंकियों के साथ है। योगी आदित्यनाथ इसी गुजरात में बता रहे हैं कि छोटी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है दिल्ली वाली जो आ गई है, वो तो राम मंदिर के खिलाफ थी, वो तो आतंकियों के साथ खड़ी रहती है। ऐसे में आप उनको मत चुनिएगा। अब सवाल ये कि क्या राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द चुनावों को कराने की कोशिश है या फिर है ये कोशिश ध्रुवीकरण की? इसी पर हम चर्चा करेंगे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और दोनों आमने सामने हो गुजरात की इस रणनीति और रणभूमि पर चुनावों की चर्चा को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। गुजरात के खेड़ा में पीएम मोदी ने आतंक की बात की और कांग्रेस पर निशाना लगा दिया। बात आगे बढ़ी तो प्रधानमंत्री ने हमले को और तीखा किया। भारत माता की। गुजरात चाहता था कि आतंक का ये खेल खत्म होना चाहिए। भाजपा सरकार ने यहां गुजरात में आतंक के स्लीपर सेल पर बड़ी बारीकी से कार्रवाई की। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों, कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत पर नजर टिका ली है, लेकिन ये भी हकीकत है कि पिछले 27 सालों से सरकार भी बीजेपी की ही है, लिहाजा उन मुद्दों का भी इस्तेमाल हो रहा है जिन पर कांग्रेस अक्सर घिर जाती है। जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है। अब भारत आतंकियों के घर में घुसकर उन्हें खत्म करता है, लेकिन कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि बाटला हाउस को याद क्या कराना, बढ़ती महंगाई को देखो। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
पर्दाफाश किया है उन राजनीतिक दलों का, खास करके कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने सदैव राष्ट्र नीति पर और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर वोट बैंक की राजनीति की है। अरे भाई, 8.5 साल से आपकी सरकार है, आज आप आतंकवाद का डर दिखा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आतंकवाद का डर दिखा रहे हैं। ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग बाटला हाउस का नहीं सुनना चाहते मोदी साहब, लोग पूछ रहे हैं कि वो जो गैस का बाटला है वो कितने का कर दिया आपने। आज बाटला हाउस की बात कर कर आप केवल और केवल इसको ध्रुवीकरण पर ले जाना चाहते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी आतंकी और आतंकवाद की बात शुरू करके तुष्टीकरण तक भी पहुंचे और बिना नाम लिया आम आदमी पार्टी को भी घेरा। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं। उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू है, अपीजमेंट, तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। तो क्या कोशिश गुजरात चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण की है? सवाल इसलिए भी है क्योंकि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार आफ्ताब और लव जिहाद की बातें कर रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी गुजरात चुनाव से पाकिस्तान की एंट्री करा चुके हैं। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आप ही से है। बाटला हाउस एनकाउंटर जो 2008 में हुआ, उसको 2022 के चुनाव में गुजरात में गिनाने की क्या जरूरत है? कांग्रेस कह रही है आप ये ध्रुवीकरण के लिए कर रहे हैं, आपका जवाब? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये बात कहूंगा कि राष्ट्र की सुरक्षा की अगर बात हो, आतंकवाद के खात्मे की बात हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और इसकी एक वजह है, आपने कहा ये ध्रुवीकरण है। ध्रुवीकरण तो अंजना जी ये होता है जब कांग्रेस के एमएलए हैं इंद्रजीत परमार, और मैं उनका वक्तव्य शब्दशाह पढ़ देता हूं। वो कहते हैं, मेरे लिए आप लोग अल्लाह की तरह हो, मुसलमानों को संबोधित करते हुए। दवाखाना अगर आएगा तो हिंदू इलाके में गया तो बेकार है, मुसलमानों के इलाके में आएगा। चंदन ठाकुर एक और एमएलए हैं जो कहते हैं देश को केवल मुसलमान आगे बढ़ा रहे हैं, बचा सकते हैं कांग्रेस पार्टी को। और आज प्रधानमंत्री जी ने क्या बताया? प्रधानमंत्री जी ने ये बताया किस तरह से वो सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। सरदार क्यों कहता हूं? सरदार का अर्थ हुआ, भाव हुआ कि जो पिता तुल्य हो, जो अपने परिवार की चिंता करे। क्या ये बात सच नहीं है कि चाहे वो भुज में आई हुई विपत्ति हो या मोरबी में भी हमने देखा किस तरह से जो पीड़ित परिवार थे उनका दर्द बांटने पिता तुल्य सरदार जाते हैं और उनका दर्द बांटते हैं। और असरदार इसलिए कहता हूं कि गुजरात में भी और पूरे भारत को किस तरह से कोविड का वैक्सीन दिया, जिसको ये नकली बताते थे। पीएफआई पर बैन लगाने की अगर किसी में हिम्मत थी, अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करना था, तो वो केवल और केवल श्री नरेंद्र मोदी जी में था। दूसरी तरफ क्या ये सत्य नहीं है कि शहादत दी पुलिसकर्मी ने, लेकिन उनके लिए सोनिया गांधी की आंखें नम नहीं हुई। सलमान खुर्शीद जो कि उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने बताया कि आतंकी मारे गए और क्योंकि वो मुसलमान थे तो सोनिया गांधी जी रोई, बहुत उनको दर्द हुआ कि ये आतंकी क्योंकि मुसलमान थे, इसलिए मुझे बड़ा दुख है कि ये मारे गए। अंजना जी, मैं समझता हूं ये तो बार बार याद दिलाना चाहिए कि किस तरह से एक पार्टी अपनी जान दे सकती है देश के लिए, दूसरी पार्टी अगर आतंकी की जान चली जाती है तो कहती है मेरी जान चली गई, मुझे दर्द हो रहा है। ये फर्क है दोनों पार्टियों में जो उजागर किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए जवाब दीजिए चरण सिंह सापरा साहब, और साथ ही ये भी बताइएगा, सूरत के अलग अलग जगहों पर मैं भी गई, अन्य जगह गुजरात में सौराष्ट्र के कई इलाकों में गई। जो युवा पीढ़ी है उसने यहाँ पर कर्फ्यू नहीं देखा है। गुजरात में जो युवा पीढ़ी है वो मानती है कि दंगा नहीं हो रहा है 27 साल के शासन में। जो युवा पीढ़ी है वो इस आतंकवाद के मुद्दे पर या राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को सही मानती है। इस पर आपका क्या जवाब है? ये उनका यूएसपी फैक्टर है,
उनको पता है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा, आतंकवाद के खिलाफ हम बोलेंगे तो हमको वोट मिलेंगे, और ये वही वक्त है जब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। इस पर आपका जवाब चरण जी। देखिए अंजना जी, गुजरात का युवा जो है वो सारे देश की परिस्थिति को जानता है। वो ये भी जानता है कि ये जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ये मात्र एक चुनावी तीर है जो शायद सही जगह पर नहीं जाकर के लगा, क्योंकि जब वो आतंकवाद की बात करते हैं तो अगर वो कांग्रेस के ऊपर उंगली दिखाने का काम करना चाहते हैं तो देश को ये भी याद है, देश की युवा पीढ़ी को ये भी पता है कि कांग्रेस पार्टी के 2 पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, ये इनकी शहादत आतंकवाद से लड़ते लड़ते हुई है। हमारे एक मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहीद हुए। छत्तीसगढ़ के हमारे 12 से 15 नेता नक्सलाइट से लड़ते लड़ते शहीद हुए। तो कांग्रेस पार्टी का आतंकवाद से लड़ने का हमारा इतिहास है, हमारे नेताओं ने शहादत दी है, इन्होंने तो उंगली भी नहीं कटाई और ये शहीदों में नाम अपना दर्ज कराना चाहते हैं। फिर जब आप पुलवामा की बात करते हैं तो मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं कि पुलवामा में क्या कमजोरी थी कि हमारे 40 जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो शहीद हुए? इसकी जवाबदारी किसकी है? क्या सरकार की जवाबदारी नहीं बनती है? उस समय के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने खुद कहा था कि ये मेजर इंटेलिजेंस फेलियर है। क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने या अमित शाह ने किसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की कि भाई ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों था? फिर ये देविंदर सिंह जो डीवाईएसपी पकड़े गए हैं, जिसका पुलवामा से रिश्ता नाता जुड़ा था, वो देविंदर सिंह की तहकीकात जो है वो ठंडे बस्ते में कैसे चले गई? तारिक अहमद मीर जो देविंदर सिंह के साथ में पकड़े गए, वो भारतीय जनता पार्टी का 2014 का असेंबली का उम्मीदवार था। उस व्यक्ति का लिंक जो है वो मुजाहिदीन के साथ है, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ में, जो आज एनआईए ने जिसको अरेस्ट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का और हिजबुल मुजाहिदीन का क्या लिंक है? फिर इसके बाद मैं ये तस्वीर दिखाता हूं तालिब हुसैन की। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं उनके साथ में इनकी तस्वीर है। ये तालिब हुसैन वही है जो एलईटी के लिए लॉजिस्टिक अरेंज करते हैं, उनको हथियार मुहैया कराते थे और इनको एटीएस ने पकड़ा है। इसके भारतीय जनता पार्टी के साथ में और नरेंद्र मोदी जी के साथ में, या फिर ये भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के नेता के साथ में क्या रिश्ते हैं? ये तमाम सारी बातों का भी उत्तर इनको देना पड़ेगा। जो इनके काउंसलर वार्ड क्रमांक 33 से लड़े श्रीनगर से, फारूक खान, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो थे ही थे, लेकिन उनका लिंक भी जो है वो अजहर मसूद के साथ में था। फिर अजहर मसूद को छोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आला नेता जसवंत सिंह और आज के जो एनएसए हैं दोवल साहब, ये कंधार तक छोड़ने गए थे। इतने बड़े आतंकवादियों को बीजेपी के आला नेता कंधार तक छोड़ने जाते हैं। जब इनकी सरकार महबूबा मुफ्ती के साथ में चल रही थी तब 10,000 पत्थरबाजों के केस वापस हुए। मेजर आदित्य कुमार के ऊपर एफआईआर हुआ, उसका उत्तर भी इनको देना चाहिए। एक तरफा युद्ध विराम इन्होंने किया, कभी भी एक तरफा युद्ध विराम नहीं होता है, और वो एक तरफा युद्ध विराम भारत की सेना और पाकिस्तान के आतंकवादियों के बीच हुआ, ये बीजेपी की सरकार ने किया। तो इसका उत्तर भी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और बीजेपी के प्रवक्ता को देना चाहिए। आपके तमाम आरोपों के जवाब मैं उनसे लूंगी, लेकिन इन सभी आरोपों पर ये आरोप उनका भारी पड़ जाता है ना कि पुलवामा हुआ, बार बार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि हमने फौलादी कदम उठाया, सर्जिकल स्ट्राइक्स कराए, और सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने प्रश्न खड़े किए। ये क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसा आपके लिए बोझ है जो चुनाव दर चुनाव बीजेपी उठाएगी? और वो ऐसा वक्त था जब पूरा देश बहुत गर्व महसूस कर रहा था कि हमारी सेना ने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स की है पाकिस्तान पर। तो वो एक सबसे बड़ा आपका लूपहोल बन गया है जिसको बार बार चुनाव दर चुनाव उठाया जाता है। चरण जी, छोटा सा जवाब। देखिए मैं सेना के कार्य के ऊपर गर्व महसूस करता हूं, हर भारतीय महसूस करता है, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन ये पुलवामा हुआ क्यों? प्रश्न ये है, कहीं न कहीं पर इंटेलिजेंस फेलियर था, कहीं न कहीं पर हमारे प्रशासन की कमजोरी थी, तब जाकर के हमारे 40 जवान वहां पर शहीद हुए। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? पुलवामा होने के 3 घंटे बाद तक फिल्मी शूट कर रहे थे। वो
फिल्मी शूट हो रहा था, उन्होंने एक इलेक्शन रैली को भी एड्रेस करा, लेकिन पुलवामा का जिक्र उन्होंने 3 घंटे तक नहीं किया। तो क्या ये संवेदनशीलता नहीं है प्रधानमंत्री की? आज वो देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन उनका फर्जी राष्ट्रवाद जो है, मैंने अनेक उदाहरण दिए हैं, इससे ज्यादा उदाहरण मैं आगे भी आपको दे सकता हूं, लेकिन एक एक उदाहरण देने पर इनका भारतीय जनता पार्टी का फर्जी राष्ट्रवाद जो है वो एक्सपोज होता है। फर्जी राष्ट्रवाद है गौरव भाटिया जी, ये उनका आरोप है, आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन पीयूष जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, जल्दी से एक जवाब उनसे लेते हैं। क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जो उठा रही है वो हावी हो जाएगा? क्योंकि देखिए, जिस सूरत में मैं खड़ी हूं पीयूष जी, यहां पर 2 दिन बाद 1 तारीख को चुनाव है। पीएम ने यहाँ रोड शो किया, अलग अलग जगहों पर। खेड़ा में पीएम ने आतंकवाद का मुद्दा वो बार बार उठा रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती है। बाटला हाउस का मुद्दा उठा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स का मुद्दा उठा रहे हैं, और खास तौर पर आम आदमी पार्टी का बिना नाम लिए टारगेट करते हुए ये कह रहे हैं कि एक नई पार्टी है जो शॉर्टकट चाहती है सत्ता के लिए। जाहिर तौर पर जो रेवड़ियां हैं उन पर उनका इशारा है जो आम आदमी पार्टी देती है फ्री बिजली के तौर पर। योगी आदित्यनाथ हमला करते हैं, वो कहते हैं कि ये दिल्ली वाली पार्टी से बच के रहिएगा, ये राम मंदिर के खिलाफ थे, ये आतंकियों के साथ खड़े होने वाली पार्टी है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए आखिरी के इस वक्त में ये जो आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है, बाटला हाउस एनकाउंटर, सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये हावी होगा, बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग हर बार देखते हैं, हर चुनाव के पहले देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इमोटिव इश्यूज को लाने की कोशिश करती है। और ऐसी स्थिति का निर्माण तब होता है, आप देखिए, ऐसी स्थिति का निर्माण तभी होता है जब आपके पास में 27 साल का लेखा जोखा बताने के लिए नहीं हो। आप कहते हैं भूपेंद्र भाई पटेल बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, पर उनके कार्यकाल की 5 उपलब्धियां आप बता सकते नहीं है, तो आपको अल्टीमेटली नैरेटिव उन्हीं मुद्दों पे लाना पड़ता है जो ट्राइड एंड टेस्टेड आपके लिए रहे हैं। पर मेरा यह कहना है कि वो किसी जमाने में तो आपके लिए ट्राइड एंड टेस्टेड थे, पर अब जनता इससे बाहर देखना और समझना सीख चुकी है। जनता ये जान गई है कि ये मुद्दे चुनावी ही मुद्दे हैं और चुनावों में ही उठाए जाते हैं हर बार। अब मुझे समझ में नहीं आता बाटला हाउस एनकाउंटर, चलिए ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और हर किसी को, भारतीय को केंद्र सरकार के साथ में रहना चाहिए, चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो, उसका पूरा समर्थन और पूरा सहयोग करना चाहिए, जो कि हर जिम्मेदार राजनीतिक दल करता है। पर दूसरे राजनीतिक दलों को, जो आपके विरोधी हैं, उनको देशद्रोही कहने की जो नई परिपाटी डाली गई है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा डाली गई है, क्योंकि इनका जो एक्सपर्टीज है वो नेगेटिव कैंपेनिंग में इतना ज्यादा हो चुका है। नेगेटिव कैंपेनिंग वो ही करता है जिसके पास अपना खुद का बताने का कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं होता है। यही शाहीन बाग के थ्रू इन्होंने काफी ट्राई किया, बार बार केजरीवाल जी को घेरने की कोशिश की गई और उन्होंने बोला भाई ये केंद्र का मुद्दा है, ये दिल्ली चुनाव है, दिल्ली चुनाव में हमने काम किया है तो जनता वोट देगी, काम नहीं किया है तो जनता वोट नहीं देगी। ऐसे ही भूपेंद्र भाई पटेल चले जाएं गुजरात की जनता के पास में और कह दें कि हमने काम किया है तो वोट दे दीजिए, और यदि आपको लगता है कि हमने काम नहीं किया है तो वोट मत दीजिए। पर वैसा तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि ये काम तो किया नहीं है, ये मोदी मॉडल तो बचा नहीं है, तो मोदी मॉडल बन चुका है। ठीक है, ये भी बता दें कि एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप जरूर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के समर्थक के तौर पर भी इस बहस में आप शामिल हो रहे हैं। गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी ये कहना तो समझ में आता है, लेकिन तमाम अन्य पार्टियों को देशद्रोही कह देना, क्या ये सही है? क्या बाटला हाउस एनकाउंटर से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक्स, इक्का दुक्का नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से प्रश्न जरूर किए थे, लेकिन उन्हें भी एहसास था कि पूरा देश इन सर्जिकल स्ट्राइक्स पर गर्व महसूस कर रहा है। गौरव जी। अंजना जी, मैं आभारी हूं आपका। थोड़ी देर से ही सही, कम से कम राजनीतिक विश्लेषक लिख के जो व्यक्ति यहां बैठा है, हमारे साथ भी तमाम चर्चाओं में आता है, कहीं आपका समर्थक बन के आता है, कहीं आपका एक कार्यकर्ता बन के आता है, उसको राजनीतिक विश्लेषक लिखना उचित नहीं है, पहली बात। और एक अच्छी सार्थक चर्चा तभी हो सकती है अंजना जी, अगर 2 लोग भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछें तो एक एक करके उत्तर ले लें तुरंत, जिससे कि जनता को पता चल जाए कि भारतीय जनता पार्टी का उस पे पक्ष क्या है। अब मैं पहले कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं। देखिए, याद करिए, जब पुलवामा हुआ उसके बाद रणदीप सुरजेवाला, जो इनके चीफ स्पोक्स पर्सन थे, 1 घंटे के अंदर ट्वीट करते हैं और पाकिस्तान को क्लीन चिट देते और कहते हैं ये होम ग्रोन टेररिज्म है, भारत के अंदर का आतंकवाद। पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी? दूसरी बात, राहुल गांधी ने कहा 56 इंच की छाती कहां है, ये कांग्रेस पार्टी ने पूछा था। 10 दिन बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया हमारी सेना कितनी वीर है
और राजनीतिक कितनी क्षमता है भारत में और उनमें, और घुस के पाकिस्तान को ठोका, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। अब इसकी तुलना करते हैं 26/11 के बाद क्या रिस्पॉन्स था राहुल गांधी का। देखिए मेरे हाथ में एक तस्वीर है, 26/11 का जब हमला हुआ पूरे देश में दुख की लहर थी और राहुल गांधी सुबह 3 बजे तक नाच गाना कर रहे थे, अंजना जी पार्टी कर रहे थे। ये देखिए न्यूज है, ये बहुत ही विश्वसनीय पेपर की। आज मेरी गाड़ी में बैठ जा, 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है, ये सब गानों पे डांस कर रहे हैं। मतलब बताइए, शर्म नहीं आती है। दूसरी बात, फाली होमी मेजर तत्कालीन एयर चीफ मार्शल ने क्या कहा था अंजना जी, सेना तैयार थी, पाकिस्तान को सबक सिखा देते हम, लेकिन मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी रीढ़ की हड्डी ही नहीं थी अंजना जी, वो आदेश ही नहीं दे पाए कि कार्रवाई करें। तो ये तो फर्क है, और इसीलिए श्री नरेंद्र मोदी जी में हर किसी की आस्था होती है। दूसरी बात, आप बताइए, एक छात्र अगर उत्तीर्ण आता है और योग्य है तो क्या वो अपने पिताजी और दादी का रिपोर्ट कार्ड दिखाएगा कि देखिए उनको 100 में से 90 मिले थे, 100 में 80 मिले थे। अरे दादी और पिताजी को कितने मार्क्स मिले थे ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जब राहुल गांधी खुद नेतृत्व करने आए तो वो फेल हो गए। 49 चुनाव लड़वाए हैं उन्होंने अपने नेतृत्व में, 39 में हार दिलाई है। तीसरी बात आपके समर्थक की कर लेते हैं। आपके समर्थक कह रहे थे कि आप 5 उपलब्धियां नहीं बता पाएंगे। नहीं पीयूष जी, मैं यहीं पे 6 तो अभी बताता हूं पहले, उसके बाद बाकी बात करेंगे। गुजरात में 1,70,00,000 ऐसे लोग हैं जिनके बैंक खाते खुले, 10,50,000 ऐसे परिवार हैं जिनको मकान मिले, 97% घरों में नल का कनेक्शन आ गया, 36 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें गैस कनेक्शन मिले, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवच लाखों परिवारों को मिला, 71 लाख परिवार के 3,48,00,000 निःशुल्क इलाज के लिए अनाज दिया गया। बीच में कृपया करके मेरी एक ही अनुमति है, हम लोग शिष्टाचार बनाए रखें। एक साथ नहीं सर, एक साथ नहीं। हम लोग हाँ, पूरी कीजिए अपनी बात, उसके बाद मैं आ रही हूँ सापरा साहब आपके पास। हाँ। 71 लाख परिवार के 3,48,00,000 ऐसे लोग हैं जिनको निःशुल्क अनाज मिला। ये क्या दर्शाता है? मैंने 6 तो अभी उपलब्धियां इसलिए बताई, समय कम है, लेकिन फिर भी जनता बार बार हम पे विश्वास करती है। अब मेरा एक सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। कांग्रेस के प्रवक्ता को आज ये बताना चाहिए कि 1984 के नरसंहार के आरोपी जिनको इन्होंने मंत्री बनाया और ये खुद सिख समाज से आते हैं, उनको स्टार कैंपेनर कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, ये सही है या गलत है? केवल ये सवाल जो है पूछ लीजिए, मेरा समय उन्हें दे दीजिए। जगदीश टाइटलर स्टार कैंपेनर कांग्रेस पार्टी के 1984 के नरसंहार के आरोपी। ठीक है, इस पर भी सापरा साहब एक जवाब दे दीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब तक अपनी दादी, सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए सर, सवाल तो सुनिए, कब तक अपने दादी और अपने पिता के मार्क्स दिखाते रहेंगे? मार्क्स तो अब राहुल गांधी के माने जाएंगे ना, क्योंकि कोई भी परीक्षार्थी जो है वो पुराने अपने पिता या दादी के मार्क्स नहीं दिखा सकता है। इसलिए चुनाव में जो राहुल गांधी का अभी परफॉर्मेंस है, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सर, इसी सूरत में 35 किलोमीटर के लगभग एयरपोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री जो आगे बढ़े रोड शो में, उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके लिए क्या काट है आपके पास? 3 प्रश्न है, तीनों के जवाब दीजिए सापरा साहब। देखिए अंजना जी, आपने ठीक कहा कि मार्क्स जो है वो करंट हमको पूछने चाहिए। मैं इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के शासन प्रशासन के समय की ही बात कर रहा हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये भी बताएं कि जब पीडीपी के साथ में इन्होंने सरकार बनाई, मुफ्ती मोहम्मद सईद जिन्होंने जब शपथ ली, नरेंद्र मोदी वहां हाजिर थे, तब उन्होंने पाकिस्तान का अलगाववाद का धन्यवाद किया। तब नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप्पी साधे हुए थे? उनके मुंह में दही जमी हुई थी, अमित शाह के मुंह में दही जमी हुई थी। और उसी समय जब महबूबा मुफ्ती ने अफजल गुरु को देशभक्त कहा, तो उसी महबूबा मुफ्ती को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और उसके साथ में सरकार चलाई। उसी सरकार के दौरान पठानकोट के अंदर इन्होंने आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम दिया। उसी सरकार के तहत
आसिया अंद्राबी की फोटो जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर पर जम्मू कश्मीर में छपी है, जिसका उत्तर बीजेपी के पास में नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इनका फर्जी राष्ट्रवाद है। आसाम के इनके पदाधिकारी निरंजन हिजोई, उसे एनआईए ने पकड़ा, और एनआईए ने क्यों पकड़ा? क्योंकि टेरर लिंक थे उसके। उसी तरह से मध्य प्रदेश में ध्रुव सक्सेना जो आईटी सेल का इनका पदाधिकारी था, उसको एटीएस ने पकड़ा, वो आईएसआई का दलाल निकला ध्रुव सक्सेना। ऐसे अनेक लोग, बलराम सिंह मध्य प्रदेश का इनका बजरंग दल का जो अध्यक्ष था, वो खुद टेरर लिंक थे और टेररिस्ट लोगों के लिए लॉजिस्टिक सप्लाई करता था। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जब आप एक उंगली हमारी तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ है, जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, ना ही आपके आला नेताओं के पास है। और ये मैं करंट बात कर रहा हूं, मैं कोई इंदिरा जी की और राजीव गांधी के दौर की बात नहीं कर रहा हूं। ये आपके 8 साल के कार्यकाल का पर्दाफाश कर रहा हूं कि जिस राष्ट्रवाद के आधार पर आप वोट मांगना चाहते हो वो फर्जी राष्ट्रवाद है। 1989 का जिक्र मैं करना चाहती हूं यहां पर, क्योंकि 1984 के दंगों के मामले में जो आरोपी हैं उनको अगर कैंपेनर बनाया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सापरा साहब, आपके लिए कितना दुखदाई है? हालांकि उसी के बाद 1989 में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने रिकॉर्ड जीत यहां पर इसी गुजरात में हासिल की थी, 149 सीट्स, 149। लेकिन उसके बाद से जो आपका पतन होता चला गया, सत्ता में आप नीचे फिसलते चले गए, कुछ तो इसकी वजह होगी ना। और 84 पर को लेकर जो एक सीधा प्रश्न आपसे है, उस पर भी जवाब देना चाहिए सर आपको। देखिए 84 का लिंक जो है वो गुजरात के अंदर में कोई नहीं है, लेकिन जो गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी, आप ठीक कह रहे हैं कि हम वो 149 सीटें जीतने के बाद में हम उतनी सीटों तक कभी नहीं पहुंच पाए। पिछली बार मेहनत हुई अच्छी और हमने इनको 99 पर रोका और हमारी 77 सीटें आई है। इस बार भी उससे ज्यादा मैं कहता हूं कि हमारी सीटें जो है वो 100 पार होने वाली है, क्योंकि इस बार की जो नीति है वो नीति इस तरह से है कि हम मुद्दों को हिट कर रहे हैं। हम बीजेपी के जैसे नहीं कि लव जिहाद की बात या सद्दाम की बात या फिर हम ध्रुवीकरण का काम, हम ये नहीं कर रहे। हम जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये बाटला की बात करते हैं। हम कहते हैं कि गैस का बाटला जो 400 से 1100 हो गया है, उसका उत्तर दें। मोरबी के अंदर जो 137 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसकी बड़ी मछली जो आज तक नहीं पकड़ी गई, बड़ी मछली को बीजेपी के नेताओं ने भगा दिया गया है। जिस तरह से नीरव मोदी, मेहुल चोकसी भागे, इस तरह से इस मछली को भी भगा दिया गया है। तो ये अकाउंटेबिलिटी भारतीय जनता पार्टी की बनती है। जो वहां पर पेपर लीक का कांड हुआ, उसके ऊपर ये उत्तर नहीं देना चाहते। जो वहां पर दारू का हुच ट्रेजेडी हुआ, उसके ऊपर ये नहीं बोलेंगे। जिस तरह से लाखों करोड़ों का वहां पर ड्रग्स उतरता आया है गुजरात के अंदर, महात्मा गांधी की भूमि पर ड्रग्स उतरते हैं, नशीले पदार्थ उतरते हैं, दारू बिकती है, हुच ट्रेजेडी होती है, 70 लोगों की मृत्यु होती है, मोरबी के अंदर 137 लोगों की मृत्यु होती है। लेकिन प्रधानमंत्री अमित शाह जो वहां पर धुआंधार प्रचार अपना कह रहे हैं कि हम करते हैं, उस विषय पर नहीं बोलते जो जनता के विषय है। कांग्रेस पार्टी जनता के विषय को लेकर के चल रही है और हम जनता के बीच में पहुंच चुके हैं। इसीलिए ये इधर उधर की बात कर रहे हैं, लोगों का ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। कभी लव जिहाद की, कभी यूसीसी की बात करेंगे, सद्दाम हुसैन की बात करेंगे, पाकिस्तान को लेकर के आएंगे। गलत है। ठीक है, एक सापरा साहब से एक मेरा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है। इंद्रनील राजगुरु तो आप ही के उम्मीदवार है ना सर? जो आम आदमी पार्टी से आप लेकर आ गए कांग्रेस पार्टी में वापस, इंद्रनील राजगुरु राजकोट से आप ही के उम्मीदवार हैं। आप कह रहे हैं विकास के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो वो सोमनाथ क्यों लाते हैं, वो क्यों लाते हैं अजमेर शरीफ, वो क्यों लाते हैं अल्लाह अकबर, हर हर महादेव? क्या जरूरत है फिर ये सब बताने की और इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान देने की, जिसको फिर बीजेपी एनकैश करती है? देखिए इंद्रनील जी जो हैं वो व्यक्तिगत अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी के हिसाब से उन्होंने अपने प्रचार का माध्यम ढूंढा है, लेकिन अच्छा। मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, उस आधार पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। वहां पर उन्होंने ध्रुवीकरण करने का काम नहीं किया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान भी ला रही है, सद्दाम भी ला रही है, तमाम सारे मुद्दे ऐसे ला रही जिससे लोगों, जनता के ग्राउंड लेवल पर लोगों को लेना देना नहीं है। आज लोगों के मुद्दे हैं रोटी, कपड़ा और मकान के। आप ग्रामीण इलाके में गुजरात में जाकर के देखिए क्या हालत है वहां पर नौजवानों की, आप इंद्रनील राजगुरु को भी ये समझा दीजिएगा
ये ठीक है मात्र सर, ये- आप ये- इंद्रनील ये राजगुरु मात्र- को भी ये समझा मात्र दीजिएगा भाषण कि चोट रैली से वोट में लेना अल्लाह चाहते अकबर हैं। के नारे भाषण लगाने की की चोट से जरूरत वोट नहीं लेना है। गुजरात में। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दंगाई है उनके प्रॉपर्टी हम कॉन्फिस्केट करेंगे, ये सब कुछ अभी चुनाव के वक्त पर ये सब करने की, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है और आप लोग अलग अलग राज्यों में कर ही रहे हैं। जब करना है उसको कीजिए, लेकिन ये सब जब जब चुनाव आता है अपने मैनिफेस्टो में डालकर ध्रुवीकरण की आपकी सीधी कोशिश होती है। इसका जवाब। अंजना जी, मैं तो थोड़ा सा सन्नाटे में था कि आपने कहा कि कांग्रेस हमें मुद्दे देती है, हम एनकैश करते हैं, और कितने बड़े गुनाहगार हैं हम। अंजना जी, संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। हम संविधान के तहत चलते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लेते हैं, हम गुनहगार हैं। यहां जगदीश टाइटलर को स्टार कैंपेनर लिस्ट में डाल दिया जाता है, यह अच्छी राजनीति है। झूठों का सरदार बता देते हैं खड़गे जी चुने हुए प्रधानमंत्री को, यह अच्छी राजनीति है। हम औकात दिखाएंगे प्रधानमंत्री को, मधुसूदन मिस्त्री कहते और कोई कार्रवाई नहीं होती, यह अच्छी सुचिता की राजनीति है। अंजना जी, आपने सही कहा, लेकिन देखिए जनता देख रही है, हम भी अपने मुद्दे उठा रहे हैं, और ये फुस्सी बॉम्ब वाले जो बैठे हैं। सद्दाम हुसैन को क्यों लाए? हाँ जी, फिर से बोले। सद्दाम मैं हुसैन को बताता क्यों हूं। लाए? सद्दाम हुसैन सद्दाम हुसैन को क्यों लाए, सद्दाम हुसैन मैं बताता हूँ। सद्दाम, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने सुनिए, उत्तर लीजिए, आज तक पे ही दे रहा हूं, किसी और ने ये मुद्दा उठाया नहीं है अभी तक। जब अगली बार राहुल गांधी मिलेंगे ना, उनके मुंह के सामने, और आप बड़ी मजबूत और निर्भीक पत्रकार है, माइक लगा के पूछिएगा नरेंद्र मोदी जी के लिए ये क्यों कहा था कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुने जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी चुने गए तो क्या है? ये बात किसी ने नहीं उठाई, मैं आपके चैनल पे उठा रहा हूं। ऐसे मुंह पे माइक लगाइएगा राहुल गांधी के, बिना डरे पूछिएगा कि चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुने जाते हैं, उनसे तुलना करते हैं। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे, बात है रिपोर्ट कार्ड की। और मैंने कहा ना, दादी और पिताजी का रिपोर्ट कार्ड दिखाने से जो फेल होता है छात्र राहुल गांधी, वो पास नहीं हो जाएगा, किसी का आदर्श नहीं बनेगा। मैं आपको नरेंद्र मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड जरूर बताता हूं। उनका रिपोर्ट कार्ड यह है कि 20 साल जनता की सेवा में समर्पित रहे हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। 2014 का चुनाव जितवाया, 2019 जितवाया, और गुजरात में 26 सीटें हमारी आई, इनकी आई अंडा दोनों बार, 14 और 19 में अंडा और अंडा, 2 अंडे तो ऑमलेट के अभी बना दिए। अनुच्छेद 370 ये हटा नहीं पाए, डर लगता था वोट बैंक पॉलिटिक्स, हटा के दिखाया। 1 रैंक 1 पेंशन की बात करी अंजना जी, इन्होंने लागू करी श्री नरेंद्र मोदी जी ने। पीएफआई बैन, ये मुकदमे वापस ले रहे थे कर्नाटका में, पीएफआई एसडीपीआई जिन पे आतंक के चार्ज थे, हमने पीएफआई को बैन किया। और इसके अलावा भव्य राम मंदिर बनाना, गुजरात का मॉडल आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आपने कभी सुना है गांधी परिवार का मॉडल? केवल भ्रष्टाचार का। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए अंजना जी, एक बात आप जान लीजिए, जब आप कहते हैं मुद्दे उठा रहे हैं, ये मुद्दे क्या उठा रहे हैं? ये कह रहे प्रधानमंत्री की औकात दिखा देंगे, झूठों का सरदार। आप बताइए, चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कहना झूठों का सरदार, जबकि मैं आपको बताऊं, ये देखिए हाथ में मेरे ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। राहुल गांधी ने माफी मांगी कान पकड़ के सुप्रीम कोर्ट में कि मैंने झूठ बोला राफेल के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि कभी भी दोबारा झूठ मत बोलना हमारा नाम लेके, अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी। मेरे हाथ में वो ऑर्डर है। अब बताइए झूठों का सरदार कौन है? झूठों का सरदार 51 साल का अपरिपक्व बच्चा जो कि कांग्रेस पार्टी में है, वो है। और इसीलिए इनको अगर मुद्दों पे बात करनी है, ये भी 25 साल से ज्यादा सत्ता में रहे, 5 उपलब्धियां बता दे 25 साल में गुजरात में क्या किया, एक सकारात्मक बात बता दे तो मैं मानूं। और अंत करूंगा बस एक बात और उठा के, आप बताइए इंद्रजीत परमार के साथ चंदन ठाकुर जब ये कहते हैं देश को केवल मुसलमान बचा सकते हैं, क्या कार्रवाई हुई इंद्रजीत परमार और चंदन ठाकुर पर? हिंदू क्यों नहीं बना सकता है? सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन क्यों नहीं? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये बात हम करते हो, और ये केवल मुसलमान करते हैं। ठीक है,
ठीक है, अब जवाब देंगे सापरा साहब, जवाब दीजिए। खास तौर पर चुनाव के इर्द गिर्द झूठ बोलने का मामला सुप्रीम कोर्ट की बात को लेकर जब राफेल पर हुआ था तो राहुल गांधी को उस पर रिटर्न अपॉलॉजी देनी पड़ी थी, और झूठों का सरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल पहले भी आप लोगों ने चौकीदार चोर किया था, बैकफायर किया, लेकिन बावजूद इसके ऐसा क्यों? देखिए अंजना जी, मैं तो शुरू से कहता आया हूं, बीजेपी मतलब भारत की झूठी पार्टी है। इसकी शुरुआत 2014 से ही हो गई, जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में आएंगे, या फिर उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां जो है वो हम हर एक साल में नौजवानों के लिए देंगे। तो ये क्या सच हुई है? ये बात बता दें बीजेपी के प्रवक्ता, तो फिर इसको झूठ ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। पिछले गुजरात चुनाव के अंदर सी प्लेन लेकर के आए थे नरेंद्र मोदी जी, अहमदाबाद में वहां पर सी प्लेन से उतरे थे और फिर चढ़े भी थे वहीं से। तो इन्होंने कहा था कि यहां से सी प्लेन चलेगा, क्या हुआ सी प्लेन का? यानी इस तरह की नौटंकी जो है उसको कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक्सपोज करना पड़ेगा। और ये तो मैंने 3 उदाहरण दिए हैं, ऐसे 50 उदाहरण हम दे सकते हैं, हर राज्य के बारे में दे सकते हैं, चाहे वो बिहार है या उत्तर प्रदेश। क्या क्या चुनाव के समय में जाकर के वादे करते हैं। बिहार में जाकर के कह दिया कि हम इतने लाख करोड़ का पैकेज देंगे, कहां गया वो पैकेज? या विशेष राज्य का दर्जा देंगे, कहां गया वो राज्य का दर्जा? आंध्र प्रदेश में इसी तरह से कुछ कहा, तेलंगाना में कहा, जम्मू कश्मीर में जाकर के इतने बड़े पैकेज की बात करते हैं। और नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे ना कि भाई जो आपने वादे किए थे वो वादों को पूरा करिए, आप राज्य सरकार को मदद करिए। वहां पर मात्र झूठ बोल करके निकल जाना, इसीलिए बीजेपी जो है वो भारत की झूठी पार्टी, भारत की जुमला पार्टी है। जुमलों की चोट से ये वोट लेना चाहते हैं, जो गुजरात की जनता इस बार नहीं देगी। ये बड़ी बातें करते हैं, पिछली बार की बात इनको याद दिलाओ, अमित शाह से लेकर के नरेंद्र मोदी सब कहते थे अब की बार 150 पार, लेकिन कहां रह गए? 99 में रह गए। 150 पार पिछली बार बोला था आपने। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले पीयूष जी एक कमेंट आपसे लेना चाहती हूँ। आपने कुछ काम गिनाने को कहा था, उन्होंने जो बैंक खाते लोगों के खुले हैं वहां से लेकर जल और नल का कनेक्शन लोगों के घरों तक पहुंचने से रोजगार के मुद्दे, तमाम मुद्दों पर जवाब दिया। ये वो काम गिना रहे हैं, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? मेरी बहुत ही सिंपल सी प्रतिक्रिया है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ लीजिए। हमारे भाटिया जी तो चलिए, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, पर आपकी शिक्षा और चिकित्सा की नीतियों का समर्थक हूं, तो उससे उन्हें कष्ट हुआ। कोई बात नहीं, कष्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा था कि जो गाड़ी पंचर हो गई है वो तो बहुत बढ़िया तरीके से दौड़ रही है। अब रही बात उसकी कि भाई जो बात हम लोग कर रहे हैं कि जो 6-7 इन्होंने काम गिना है उसको लेके चुनाव लड़ लीजिए। 12 मिनट का मोनोलॉग था इनका करीब करीब। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है अंजना जी, मेरी बात बस तो थोड़ी सी देर में कंप्लीट हो जाएगी। मिस्टर पीयूष, एक काउंटर क्वेश्चन है। आपने कहा कि फिर इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ लीजिए। वैसे ही आम आदमी पार्टी भी दिल्ली मॉडल लेके आई है, लेकिन उस पर कहाँ टिकी? वो तो आ गए नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगाने के मुद्दे को लेकर। क्यों आ गए? नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगनी चाहिए, ये ज्ञान गुजरात में ही आकर आया। मेरा ये कहना है कि भाई आप किसी भी चीज में यदि जाते हैं, कोई भी काम करने जाते हैं, तो आप प्रार्थना करके जाते हैं, इसलिए उस समय की बात की गई थी। पर लेने के बाद जो आम आदमी पार्टी का केजरीवाल का गारंटी कार्ड देख लेंगे, उसमें क्या लिखा है? उसमें यही लिखा है कि सरकारी स्कूलों, जस्टिफिकेशन की बात ही नहीं है मैडम, सीधी सी बात है। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के कौन मुद्दे क्या हैं। आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं स्कूली शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से आमूलचूल तरीके से बदल के विश्व स्तरीय बनाना। दूसरा, प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल जो है आम आदमी पार्टी का, मोहल्ला क्लिनिक मॉडल, उसको स्थापित करना, जिससे यदि कोई बीमार पड़े तो उसकी सहज और सुलभ चिकित्सा व्यवस्था की व्यवस्था की जा सके। तीसरा है 300 यूनिट बिजली फ्री देना, जिससे कि जो बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त जनता है उसकी जेब में कुछ पैसा बचाया जा सके। 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ नहीं करना है अपने बड़े उद्योगपति मित्रों का, पर जो गरीब जनता है उसकी जेब में थोड़ा सा सहयोग राशि देना है, क्योंकि भारत की जो संविधान की परिकल्पना है वो एक वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना है। तो इन्हीं बातों पे तो चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी लगातार। भाई आप 10,000 करोड़ का, अब गौरव जी आप दोनों की बातों का जवाब दे दीजिए। ठीक है गौरव जी, दोनों की बातों का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा है जुमलों की चोट से आप वोट। धन्यवाद अंजना जी। देखिए मैं बताता हूं जुमले क्या होते हैं, और यहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने नौटंकी शब्द का इस्तेमाल किया, सारे दर्शकों ने सुना, इसलिए जब मैं नौटंकी शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो बुरा नहीं मानेंगे।
1969 में नौटंकी करी इंदिरा गांधी ने, कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी हट गई, राजीव गांधी हट गए, कांग्रेस की सरकार हट गई, राहुल गांधी भी हट गए। वोट मत लीजिए, गरीबी हटाई पिछले दौर में जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने। अब मैं बीच में किसी के नहीं बोला था, प्लीज अंजना जी, मैं समझता हूँ मर्यादा बनी रहे। मैं खाली इतना अच्छा, याद यही दिला लगेगा रहा हूं 84 कि जब अंजना जी आपने भी मुझे याद दिलाया था ऐसा कि आप क्यों? पिछले बताइए, दौर की बीच में बातें क्यों करके बोलने वोट दे नहीं दिया? ले सकते। अब ये पिछले दौर की चलिए बातें अंजना कर जी, रहे हैं। आप ही का मंच है। हाँ ठीक है, आज के दौर में आइए गुजरात में गौरव जी, जल्दी से गौरव जी, टाइम। हाँ हाँ, गुजरात में आइए नए दौर में लिखेंगे नई कहानी। आइए अंजना जी, बाइपोल हुए अभी 7 जगह पे विधानसभा के। आपको मालूम है हमारी 3 सीटें थी, हम जीते 4, 1 बढ़ गई। कांग्रेस पार्टी की 2 सीटें थी। नए दौर में नई बात, नई कहानी की बात करते हैं। सीटें कितनी हो गई? अंडा। दोनों जो जीते हुए थे वो भी हार गए। ये नए दौर की नई कहानी। दूसरी बात, जल्दी से, लेकिन असल मुकाबला तो गुजरात में ही होगा। सूरत से मैं मौजूद हूं। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।